गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास 10th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 24 को कंप्लीट करेंगे। बेटा ये वर्कशीट आपकी चैप्टर नंबर 4 ज्योग्राफी कृषि से ली गई है और इस वर्कशीट में हम भारत की अखाद्य फसलों के बारे में पढ़ेंगे। अखाद्य फसलें होती हैं बेटा जिन्हें हम खाते नहीं हैं, जिनको खाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस वर्कशीट में हम बेटा पढ़ेंगे कि जो फसलें हैं, अलग अलग फसलों के बारे में पढ़ेंगे, उनको उगाने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पढ़ेंगे, किस परिस्थितियों में वो उगाई जाती है, कैसी जलवायु चाहिए होती है और उसके उत्पादक राज्य कौन से हैं, कहाँ पर उनका उत्पादन किया जाता है और भारत का उन फसलों के उत्पादन में कौन सा स्थान है विश्व में। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। पहली फसल है हमारी रबड़। अब रबड़ के उत्पादन के लिए जो अनुकूल परिस्थितियाँ हैं बच्चों वो हमें चाहिए। एक तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है ये और इसे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए, बारिश जो है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान चाहिए। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए और जो जलवायु है वो कैसी चाहिए, नम और आर्द्र जलवायु। किन राज्यों में इसका उत्पादन होता है, रबड़ का उत्पादन होता है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय की गारो पहाड़ियाँ में रबड़ का उत्पादन किया जाता है। और भारत का जो है विश्व में रबड़ के उत्पादन में भारत 5वें नंबर पर है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा हमारी फसल कपास। कपास के उत्पादन के लिए हमें कैसी जलवायु चाहिए? ये दक्कन के पठार के शुष्कतर भागों में जो काली मिट्टी है वो इसके उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो कपास के लिए काली मिट्टी जो है वो ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। उच्च तापमान चाहिए कपास की खेती के लिए, हल्की वर्षा चाहिए और 210 पाला रहित दिन होने चाहिए इसकी खेती के लिए और खिली हुई धूप की ज़रूरत होती है कपास की खेती के लिए। अब कपास बेटा महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है। ये इसके उत्पादक राज्य हैं और विश्व में भारत का तीसरा स्थान है कपास के उत्पादन में। तीसरे स्थान पर जो भारत है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कपास उगाता है। और कपास के जो सबसे पहले जो साक्ष्य मिले थे वो कहाँ मिले थे बेटा? सिंधु घाटी सभ्यता में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी फसल जूट। जूट की फसल के लिए जो फसल है इसके लिए बाढ़ के मैदानों में जल निकासी वाली उर्वरक मिट्टी में ये फसल उगाई जाती है। जो बाढ़ के मैदान होते हैं वहाँ पे जो जल के द्वारा लाई गई उर्वरक मिट्टी होती है वहाँ पर ये जूट का उत्पादन किया जाता है और इससे बढ़ने के लिए उच्च तापमान की ज़रूरत होती है। जूट की खेती के लिए उच्च टेम्परेचर चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। और प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, ये जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। भारत का जो है जूट के उत्पादन में भारत पहले नंबर पर है पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में भारत पहले स्थान पर है। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है और इसकी उच्च लागत के कारण क्या है बेटा? और उच्च लागत है इसलिए इसकी जो मांग है वो कम हो गई और जो कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाज़ार में इसकी मांग कम हो रही है। अब जो आर्टिफिशियल जो रेशे आते हैं और जो पैकिंग की सामग्री है जैसे नायलॉन है, उनके जो रेट है उनका प्राइस है वो कम है, जिससे कि जूट की जो मांग है वो कम हो गई क्योंकि उनको ऑल्टरनेटिव मिल गया हमें कि सस्ता जो है नायलॉन सस्ता पड़ता है तो लोग उसकी मांग करते हैं क्योंकि जूट को जो है हम पैकिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा ये तो थी हमारी अखाद्य फसलें और उनकी अनुकूल परिस्थितियाँ, जलवायु कैसी चाहिए, उत्पादक राज्य और विश्व में भारत का उत्पादन में कौन सा स्थान है ये। अब जो है पहले जो खेती की जाती थी उसमें इतना ज़्यादा उत्पादन नहीं होता था और जो टेक्नोलॉजी थी वो हमारे पास इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो खेती के उत्पादन को जो है फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने जो है कुछ सुधार किए, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए, कुछ संस्थाओं में सुधार किए जिससे किसानों की हालत में सुधार हुआ और अच्छी खेती हमें मिली, अच्छा उत्पादन हम कर पाएँ। तो उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं कि प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत सुधार। बेटा
सुधार की तत्काल आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत सुधारों के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो रहा था और इसकी गति जो है वो मंद हो गई थी। क्योंकि लगातार भूमि संसाधनों का हम उपयोग तो कर रहे थे, लेकिन हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, अच्छे बीज नहीं थे, और जो संस्थागत सुधार थे उनकी कमी थी, जिसकी वजह से जो कृषि का जो खेती का विकास था वो रुक रहा था, उसमें वो स्लो हो गया था, उसकी मंदी गति थी। और बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए एक मुख्य चुनौती थी कि अब जो उत्पादन है वो तो हमारा उतना है नहीं, लेकिन जनसंख्या जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब उस जनता के लिए खाद्य आपूर्ति बहुत कम है, इसलिए ये चेंजेस करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए सरकार ने निम्नलिखित प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत सुधारों की शुरुआत की। तो निम्नलिखित जो चेंजेस है वो सरकार ने किए। इसमें से पहला जो चेंज है वो है बेटा हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। तो हरित क्रांति जो थी वो कृषि से संबंधित थी और श्वेत क्रांति जो है वो दूध से संबंधित थी। बेटा हमारे पास जो कृषि जो कि पहले हम करते थे उसमें इतनी फसल उत्पादन नहीं हो पाता था। पहले क्या होता था, जो भारत है उसको दूसरे देशों से अनाज को आयात करना पड़ता था, ख़रीदना पड़ता था। लेकिन हरित क्रांति के बाद क्या हुआ, अच्छे अच्छे बीजों का हम इस्तेमाल करने लगे, अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे, मशीनों का इस्तेमाल करने लगे, जो अच्छे रसायन और खादों का इस्तेमाल होने से जो उत्पादन क्षमता थी वो बढ़ गई, और जो फसल थी वो बहुत अच्छी होने लगी, उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और जो श्वेत क्रांति थी बेटा, इसमें अब श्वेत क्रांति में क्या था बेटा, जो गाय और भैंस थी उनकी नस्ल सुधारने की ओर अच्छा विशेष ध्यान दिया गया। अच्छी नस्ल की गाय भैंसों का जो विदेशों से आयात किया गया ताकि अधिक मात्रा में दूध को प्राप्त किया जा सके। और किसानों को और अन्य जो पशुपालक थे उनको जो डेयरी उद्योग में था उनको विशेष प्रशिक्षण दिया गया, ट्रेनिंग दी गई ताकि डेयरी उद्योग स्थापित करके अधिक से अधिक मात्रा में दूध का उत्पादन किया जा सके। और जैसे गुजरात है उसकी तरह ही बहुत सारे भागों में डेयरी सहयोग समितियाँ जो है उसकी शुरुआत की गई, वो स्थापना की गई, जो दूध को इकट्ठा करके उन्हें ऐच्छिक स्थानों पर पहुंचाती थी कि जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है दूध की वहाँ पर पहुंचाते थे। दूध का उत्पादन अच्छी नस्लों के कारण बढ़ा दिया गया था और फिर दूध को डेयरियाँ बनाई गई, उसमें इकट्ठा किया जाता था और ज़रूरत वाले स्थानों पर उनको पहुंचाया जाता था। अब दूध को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता था, ठंडीकरण सुविधा की जाती थी, रेफ्रिजरेशन फैसिलिटीज़ दी गई जहाँ पे दूध को हम बचा के रख सकते थे। सरकार ने क्या किया, जो राष्ट्रीय दूध ग्रिड की भी स्थापना की जहाँ पर दूध इकट्ठा करके उसका समान रूप से वितरण किया जाता था और अलग अलग कार्यों के लिए उसको सुव्यवस्थित किया जाता था। और जो हरित क्रांति थी उसने क्या किया, भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया, क्योंकि जो उत्पादन था वो बहुत अच्छे हो गया था, बहुत अच्छा बढ़ गया था। और हरित क्रांति आने के बाद जो मौसम की जो विपरीत दशाएं थी, अब जैसे बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ जाना, इसके अलावा भी ऐसी परिस्थितियों में भी अकाल नहीं पड़ा, क्योंकि हमने जो उत्पादन था उसको इतना ज़्यादा सुधार लिया था हरित क्रांति की वजह से कि हम अब अधिशेष जो उत्पादन करते थे, जो कि हम पूरा इस्तेमाल भी कर रहे हैं उसके बाद भी बच जाता था, ताकि फिर जो अनाज जो था अकाल में हमारे वो काम आ सके। और अनाज की जो थी उपलब्धता सुनिश्चित हो गई अच्छे बीजों के कारण, अच्छी टेक्नोलॉजी के कारण इतनी मात्रा में हम ज़्यादा मात्रा में उत्पादन कर पाए थे। नेक्स्ट है बेटा, जोतों की चकबंदी और सहकारिता तथा ज़मींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई। अब जो सरकार थी उसने क्या किया, जोतों की चकबंदी कर दी। क्या कुछ जो छोटे छोटे किसान थे उनके पास छोटे छोटे टुकड़े होते थे खेती के, उनको इकट्ठा करके मतलब छोटे छोटे टुकड़े उनसे लेकर और एक बड़ा खेती का योग्य ज़मीन का टुकड़ा उनको दे दिया जाता था कि आप इस पर खेती कीजिए, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों पर खेती उतनी अच्छी नहीं हो पाती थी जितने एक बड़े एरिया पे किसान जो है अच्छे से खेती कर पाता था। और इसमें क्या किया गया, कुछ लोगों के पास तो बहुत छोटी छोटी ज़मीनें थी, कुछ के पास बिल्कुल ही ज़मीन नहीं थी, और कुछ लोगों के पास इतनी ज़्यादा ज़मीन थी, बहुत ही ज़्यादा। तो सरकार ने क्या किया, उन लोगों से वो ज़मीनें लेके उन किसानों को दे दी जो जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं थी। तो इक्वल एक रेट रखा गया कि सबके पास इतनी भूमि हो, इससे ज़्यादा भूमि जैसे है तो उनसे लेकर आपस में शेयर कर ली। उसके बाद ज़मींदारी जो प्रथा थी उसको भी समाप्त कर दिया गया ताकि जो किसानों का जो शोषण था वो रुक सके। थर्ड पॉइंट है बेटा हमारा, व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। इसमें क्या था, जो बंजर भूमि थी, जो खेती योग्य भूमि थी, उसको
इस्तेमाल में लाया गया, उस पे उसको विकास के लिए इस्तेमाल किया गया, उसको कृषि योग्य बनाया गया और उस पर फसल की गई। उसके बाद है फसल बीमा का प्रावधान, किसानों को कम ब्याज दर पर कर्ज देना और ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई, समितियों एवं बैंकों की स्थापना की गई। इसमें क्या था, जो फसल बीमा का प्रावधान है बेटा, उसमें क्या होता था, प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो फसलें हैं वो ख़राब हो जाती थी। जैसे बहुत अधिक बारिश हो गई, ओले पड़ गए, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, तो जो कीड़ों ने फसल को खा लिया तो फसल जो थी वो नष्ट हो जाती थी। उसकी वजह से जो किसान है उसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता था। अब किसान के पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो दोबारा से अपनी फसल को शुरू कर सके, और क्योंकि वो ऑलरेडी इतने कर्ज में डूब जाते थे इन सब कारणों की वजह से। तो अब जो फसल बीमा का प्रावधान है उसमें जो अगर किसान की फसल को किसी तरह से नुकसान होता था तो उसको पूरा मुआवजा उसके बदले में दिया जाता था। किसान को कम ब्याज दर पर जो है कर्ज दिया जाता था, कम इंटरेस्ट रेट, कम ब्याज देना पड़ता था और वो ऋण ले सकता था। ग्रामीण बैंकों की भी जो है स्थापना की गई, जो इस ब्याज को देने के लिए बैंकों की स्थापना की गई, जो किसानों के लिए बहुत ही हितकारी थे। उसके बाद है भारत ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कार्ड की शुरुआत की। इसमें क्या था, जो किसान था उसमें ऋण ले सकता था और जब उसके पास पैसे होते हैं वो जमा करवा सकता था, अगर उसको दोबारा ज़रूरत पड़ती है तो वो वापस निकाल सकता, जमा करवा सकता था। और व्यक्तिगत दुर्घटना अगर कभी हो जाए किसी के साथ, किसान के साथ, तो इसका भी बीमा था जिससे उसको मुआवजा मिल सके। उसके बाद किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए सहायता मूल्य एवं कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। अब किसान जो है अपनी फसल को बेचते हैं, पहले उससे व्यापारी खरीदता है, वो आगे जाके किसी और को बेचता है, फिर वो तीसरे बंदे को बेचता है, इस तरीके से मार्केट में गेहूँ पहुंचता है। इन सब के बीच में जो है किसान उसको बहुत ही कम प्राइस मिलता था अपनी फसल का, और जो बिचौलिए होते थे, जो मीडिएटर्स होते हैं, जो मार्केट तक सामान पहुंचाते हैं, वो उसका रेट और बढ़ा कर लास्ट में जब मार्केट में वो बिकता है वो उनको बहुत ज़्यादा प्राइस में मिलता है। तो सरकार ने एक सहायता मूल्य की स्थापना की। ये जो सहायता मूल्य है वो दिया जाएगा किसानों को। उसमें क्या था कि फसल की बुआई के समय ही किसानों को सरकार पैसे घोषित कर देती थी कि ये आपका न्यूनतम समर्थित मूल्य, हम इस मूल्य पर आपकी फसल खरीदेंगे। तो फसल का अगर नुकसान भी हो जाता था तब भी सरकार उनको पैसे देती थी। इससे जो है किसानों को जो एक प्रोत्साहन मिला था अच्छी फसल उत्पादन के लिए। अब जब लोग किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता था तो किसान क्या करते थे कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें अपनी फसल का पूरा पैसा नहीं मिल पा रहा, तो क्या फ़ायदा ऐसी फसल करने के लिए, उतने दिल लगाकर वो काम नहीं कर पाते थे। लेकिन जब किसानों को ये समर्थन मूल्य मिलने लगा कि उन्हें पता था कि सरकार हमारी फसल को खरीदेगी और अच्छे मूल्य पे खरीदेगी, तो जो किसान है वो भी खुशी से और अच्छी तरह दिल लगाकर उत्पादन करते थे। तो ये थी बेटा हमारी वर्कशीट। यहाँ पर इस वर्कशीट जो है ये कंप्लीट होती है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, नीचे दो फसलें एक्स और वाई दी गई है, दी गई जानकारी की मदद से उनकी पहचान करें और उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दें। तो क है, एक्स एक रेशे वाली फसल है जो सूखी काली मिट्टी में बेहतर उगती है। इसे उगने के लिए पाला रहित जलवायु, उच्च तापमान चाहिए। भारत के कौन से राज्य इसके प्रमुख उत्पादक हैं? तो ये हमने यहाँ पे भी पढ़ा था बेटा, ये कपास है। कपास के बारे में हमने पढ़ा था कि काली मिट्टी चाहिए इसके उत्पादन के लिए, पाला रहित दिन चाहिए, उच्च तापमान चाहिए। और इसके मुख्य उत्पादक देश कौन से, राज्य कौन से हैं, सॉरी, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ये सब। इसको लिखना कैसे है ये मैं आपको बता देती हूँ। पहले इसका ख पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। वाई एक रेशेदार फसल है, रेशेदार फसल है। यह ज़मीन में नहीं उगती बल्कि कीड़े के कोकून से प्राप्त होती है जो मलबरी के पेड़ों की हरी पत्तियों पर पलता है। औरतें इसे रेशे से बुनी गई साड़ियाँ पहनती हैं। बेटा ये रेशम की बात यहाँ पर की गई है। जो रेशम है वो कीड़े के कोकून से हमें मिलता है और ये मलबरी के पेड़ की हरी पत्तियों पर पाला जाता है और इसकी रेशम की जो है साड़ियाँ भी बनाई जाती है जिसको हम पहनते हैं। अब इस क्वेश्चन को हमें लिखना कैसे है, आंसर को, ये मैं आपको बता देती हूँ बेटा। आंसर ऐसे लिखेंगे कि का जो है उसका एक्स फसल का नाम है,
कपास। और प्रमुख उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ख पार्ट का आंसर है वाई फसल का नाम है रेशम। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आपको क्या लगता है जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? इसके दो उपयोग बताइए। बाज़ार में इसकी मांग कम क्यों होती जा रही है? तो इसकी मांग कम होने का यहाँ पे भी रीज़न हमने पढ़ा था कि जो सुनहरा रेशा भी इसको कहा जाता है, और इसकी उच्च लागत के कारण, कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री विशेषकर नायलॉन की कम कीमत के कारण इसकी मांग कम हो रही है। तो इसको लिखना कैसा है ये भी हम देख लेते हैं बेटा। इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। जूट के सुनहरे रंग के कारण इसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। और जूट के उपयोग हैं, जूट का उपयोग बोरियां, चटाई, कालीन, पर्दे, अस्तर, घरों की सजावट का सामान आदि बनाने के लिए किया जाता है। और दूसरा, जूट के रेशे से पैकिंग के कपड़े भी बनते हैं। जूट की मांग में कमी के कारण, इसकी उच्च लागत के कारण और पैकिंग सामग्री विशेषतः नायलॉन की कम कीमत होने के कारण बाज़ार में जूट की मांग कम हो रही है। थर्ड क्वेश्चन है बेटा हमारा, किशोरा 1 एकड़ ज़मीन के टुकड़े पर खेती करने वाला सुल्तानपुर गांव का एक छोटा किसान है। आपको क्या लगता है निम्नलिखित संस्थागत सुधारों से उसकी दशा किस प्रकार सुधरी है? तो किशोरा जो है किसान है, और इन 3 चीज़ों के बारे में यहाँ पूछा गया कि ग्रामीण बैंक न्यूनतम निर्धारित मूल्य और फसल बीमा प्रावधान से उसकी जो परिस्थिति है वो किस तरह से सुधरी है। इससे हम कैसे लिखेंगे ये देख। इस क्वेश्चन का आंसर हम इस तरह से लिखेंगे। पहला पॉइंट है हमारा ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक के बारे में बताया गया है। किशोरा जो है अब कम ब्याज दर पर ऋण लेकर भूमि सुधार कर सकता है। ग्रामीण बैंक से उसको कम इंटरेस्ट रेट पे जो है लोन मिल सकता है, जिससे वो अपनी भूमि में सुधार कर सकता है। कृषि में अधिक निवेश कर सकता है और खेती संबंधी आवश्यक सामग्री और उपकरणों जैसे खाद, अच्छे बीज, कीटनाशक, ट्रैक्टर आदि खरीद सकता है और खेती की पैदावार को बढ़ा सकता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है न्यूनतम निर्धारित मूल्य। न्यूनतम निर्धारित मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। इसमें किसानों को अपनी फसलों के लिए बुआई के मौसम से पहले से ही घोषित कीमतें दी जाती हैं, और इस योजना का लाभ उठाकर किशोरा बिचौलियों के शोषण से बच सकता है और अपनी फसल को उचित दामों पर सरकार को बेच सकता है। थर्ड है बेटा फसल बीमा प्रावधान। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो भी या फिर अन्य कारणों से जो फसल नष्ट हो जाती है, उसके नष्ट होने के कारण बैंक जो है किसानों को पूरा मुआवजा देता है। और इस योजना के तहत किशोरा प्राकृतिक आपदाओं, रोगों आदि के कारण फसल नष्ट होने पर उससे होने वाले नुकसान से बच सकता है और फसल बीमा करवाकर वह चिंता मुक्त भी रहेगा। तो यहाँ पर बेटा ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। हैव अ गुड डे बच्चों, बाय बाय।